हेलो स्टूडेंट्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव का चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है। इससे पहले इसके 3 लेक्चर्स आपको दिए जा चुके हैं टोटल, और इसी कंटिन्यू चैप्टर में आज हम लेक्चर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 4 में जो हमारा टॉपिक है, हमने इससे पहले पूरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रैक्टिकल स्टडी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की डिपेंडेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल की डिपेंडेंसी, डिफरेंट ग्राफ्स और ये सारी चीज़ें कल इससे पहले के लेक्चर में कंप्लीट की जा चुकी है। और मैंने आपको टोटल ग्राफिकल क्वेश्चंस वगैरह भी बताए थे, आपको मालूम होगा। अब इसमें जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड failure of wave theory. Failure of wave theory of light, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने में प्रकाश की तरंग सिद्धांत की असफलता। फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट, तरंग सिद्धांत की असफलता। बेटा, जो हमारे पास यहाँ पर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये क्लासिकल वेव थ्योरी से अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता है, उससे ये डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। 3 पॉइंट्स इसके लिए यहाँ पर दिए गए हैं। वो 3 पॉइंट्स क्या क्या है? फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, पहला पॉइंट हमारा ये है, फर्स्ट पॉइंट, कि अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव के अनुसार जो फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है वह कभी भी प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। बट अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ये कहती है कि इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज देन एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इंक्रीज। अगर आप प्रकाश की तीव्रता बढ़ा रहे हो तो प्रति सेकंड प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आपतित होने वाली ऊर्जा बढ़नी चाहिए। एंड ड्यू टू दिस, जब ये एनर्जी बढ़ रही है तो इस एनर्जी के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी बढ़नी चाहिए। ये वेव थ्योरी कहती है। इसका मतलब वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन करने में पॉसिबल नहीं है, या वो वेव थ्योरी फेल होती है। पहली बात एनर्जी के बेस पे। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? सेकंड पॉइंट फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। ये इंटेंसिटी से रिलेटेड था, इंटेंसिटी से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कहता है, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, कि एक डेफिनिट फ्रीक्वेंसी, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, जिसको अपन ने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला है, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट से ही इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट होता है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलता है कि ओनली फॉर स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब देहली आवृत्ति की के प्रकाश से ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव है। लेकिन वेव थ्योरी ये कहती है कि ऑल फ्रीक्वेंसीज लाइट से, सभी फ्रीक्वेंसी की लाइट से, सभी फ्रीक्वेंसी, सभी आवृत्ति के प्रकाश से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना चाहिए। ये वेव थ्योरी बोलती है इलेक्ट्रॉन शुड बी इजेक्ट बाय ऑल फ्रीक्वेंसी लाइट। क्यों? क्योंकि वो मानता है, वेव थ्योरी ये मानकर चलती है कि अगर फ्रीक्वेंसी है तो E = h के अकॉर्डिंग एनर्जी है, और जब एनर्जी है तो नेचुरल है ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन एमिट करनी चाहिए। तो ये बात फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, ये बात भी वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग फेल हो जाती है।
यह वेव थ्योरी फेल रहती है इसको डिस्क्राइब करने में कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट से ही फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल है। ठीक है। थर्ड जो इसका एविडेंस के लिए जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है इसकी ट्रूथनेस के लिए, इसकी फेल्योर होने के लिए, कि वेव थ्योरी ये कहती है कि जब आप किसी मेटालिक सरफेस पर अगर फोटोन इंसिडेंट करोगे, फोटोन डालोगे, तो उस मेटल से या मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने में कुछ टाइम लेग होना चाहिए, कुछ समय लगना चाहिए। वो ये मानकर चलती है वेव थ्योरी या तरंग सिद्धांत ये मानकर चलता है कि पहले एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी सरफेस पर और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कहता है कि एज यू इंसिडेंट अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी फोटोन, जब भी आप किसी विशिष्ट आवृत्ति के फोटोन को लाइट को जब इंसिडेंट करोगे किस पर, सरफेस पर, मेटालिक सरफेस पर डालोगे, तो विदाउट एनी टाइम लेग, बिना किसी समय पश्चता के या बिना कोई समय लिए, इलेक्ट्रॉन कैन एमिट फ्रॉम सरफेस, सरफेस से, सतह से इलेक्ट्रॉन का एमिशन पॉसिबल है। तो ये थ्री एक तरीके से यूँ कह दीजिए एविडेंस के लिए तीन यहाँ पर तथ्य है, थ्री पोस्टुलेट्स है, ये तीन बातें हैं जो ये हमें बताती है कि वेव थ्योरी फेलियर हो गई। फर्स्ट, इंटेंसिटी के लिए वेव थ्योरी कहती है इंटेंसिटी इंक्रीज होने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है कि ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सेकंड ये बात है, वेव थ्योरी कहती है कि फ्रॉम ईच फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, सभी आवृत्ति के प्रकाश से इलेक्ट्रॉन का इजेक्टिंग होना चाहिए, उत्सर्जन होना चाहिए। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कहता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव ये कहता है कि ओनली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट से ही या उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट से ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, नाइदर नहीं निकलेंगे। थर्ड, वेव थ्योरी ये कहती है कि फोटोन इंसिडेंट करने में और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने में कुछ टाइम लेग होना चाहिए, कुछ समय लगना चाहिए, टाइम लगना चाहिए। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है कि देयर इज नो टाइम लेग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ फोटोन एंड इजेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने में और फोटोन इंसिडेंट होने में कोई टाइम लेग नहीं है। ओके, तो ये टोटल आपके पास थ्री पोस्टुलेट, तीन बातें यहाँ पर हो चुकी है। अब हमारे पास यहाँ पर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन, फोटोन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन, फोटोन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन। फोटोन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांक ने क्वांटम थ्योरी दी थी और प्लांक की क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ये माना जाता है कि व्हेनेवर मैटर एंड रेडिएशन इंटररिएक्ट टू ईच अदर, जब भी कोई भी द्रव्य और विकिरण के बीच में यदि मान लीजिए अन्योन्य क्रिया होती है, इंटर रिएक्शन होती है, तो इस कंडीशन में जो एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है वो एनर्जी का एक्सचेंज कंटिन्यूअस न होकर डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। यानी कि जब विकिरण पड़ते हैं किसी भी द्रव्य पर, किसी भी मैटर पर, अगर रेडिएशन इंसिडेंट किए जाए, उनकी इंटर रिएक्शन हो, तो उस कंडीशन में जो एनर्जी का एक्सचेंज होगा, जो ऊर्जा का विनिमय होगा, ऊर्जा का जो आदान प्रदान होगा, वो कंटिन्यूअस न होकर, सतत न होकर, कंटिन्यूअस न होकर वो क्या होगा, डिस्क्रीट फॉर्म में होगा, यानी विविक्त रूप में होगा, डिस्क्रीट फॉर्म में। और जो मिनिमम डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ रेडिएशन होती है, एनर्जी की जो मिनिमम डिस्क्रीट वैल्यू होती है, जो न्यूनतम विविक्त मान होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। न्यूनतम विविक्त मान या मिनिमम डिस्क्रीट वैल्यू
ऑफ रेडिएशन या रेडिएशन एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। ये जो फोटोन है, इसके बाद फोटोन की जब ये बात क्वांटम थ्योरी से आ गई तो आइंस्टाइन ने इस क्वांटम थ्योरी का और आगे डिस्क्रिप्शन किया, विस्तार किया, और आइंस्टाइन ने इस थ्योरी का यूज करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्क्राइब किया। क्योंकि वेव थ्योरी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्क्राइब कर नहीं पाई थी, तो फिर किसने किया? आइंस्टाइन ने किया कि व्हेनेवर, जब भी कोई डेफिनिट इंटेंसिटी और स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का फोटोन जब किसी भी सरफेस पर पड़ता है तो वो सरफेस, मेटालिक सरफेस, उस फोटोन को एब्जॉर्ब करती है, फोटोन का अवशोषण करती है, और जस्ट जैसे ही एब्जॉर्प्शन होता है सडन इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट हो जाता है विदाउट एनी टाइम लैग। तो ये एक बात यहाँ पर क्लियर हो गई कि स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसको नाम दिया है। तो इस तरह से ये यहाँ पर फोटोन के बारे में बताया। जो फोटोन की जो एनर्जी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू यानी फ्रीक्वेंसी होती है। ये बताया गया कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, implies that E इक्वल टू एच न्यू। ये जो h है, ये h है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये h प्लैंक कांस्टेंट होता है, और h इज इक्वल टू डेफिनिट वैल्यू होती है बेटा 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये यहाँ से आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी की 1/सेकेंड होती है, ये सेकेंड यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो जूल इंटू सेकेंड। ये आपके पास h की वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻34। अगर हम इसको वेवलेंथ की फॉर्म में चेंज करना चाहें तो सिंस c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, c स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, और न्यू फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा वेवलेंथ है, तो यहाँ से न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। तो आप इसी को लिख सकते हैं E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ये आपके पास फोटोन की एनर्जी होती है, E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा या फिर E इक्वल टू एच न्यू। तो फोटोन क्या है? ये मिनिमम डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का न्यूनतम विविक्त मान फोटोन कहलाता है। और फोटोन की जो एनर्जी होती है ये उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, E प्रोपोर्शनल टू न्यू, E इक्वल टू एच न्यू। H प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ये आ गई, और अपन इसमें ये कन्वर्ट कर सकते हैं C इक्वल टू न्यू लैम्डा से, C स्पीड ऑफ लाइट, एच सी अपॉन लैम्डा, यानी कि फोटोन की एनर्जी उसकी वेवलेंथ के रेसिप्रोकल होती है। फोटोन जो है ये क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का मतलब ये फोटोन कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, यानी कि बंटता नहीं है या विभाजित नहीं होता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसका विभाजन संभव नहीं है। सेकंड बात यह है कि फोटोन जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्ट नहीं होता है, इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, विद्युत उदासीन होता है, और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से ये क्या नहीं होता है? डिस्प्लिट नहीं होता है, या यूँ कह दीजिए विक्षेपित नहीं होता है, यानी कि ये उनके द्वारा अफेक्टेड नहीं होता है। अगर फोटोन आपके पास कहीं मोशन में है और आप उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर रहे हो, तो उस फोटोन की पोजीशन पर, उस फोटोन की मोशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल है, विद्युत उदासीन है। नेक्स्ट बात आप ये कह सकते हो कि फोटोन का जो रेस्ट मास होता है, विराम द्रव्यमान, रेस्ट मास ऑफ फोटोन वो 0 होता है। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, बट इन मोशन जो इसका इफेक्टिव मास होता है, मोशन की कंडीशन में जो इफेक्टिव मास होता है
वो क्या होता है, m इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर, m इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर यानी एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। ये आपके पास इफेक्टिव मास होता है, ई की जगह एच न्यू, सी, ये फॉर्मूला मैंने आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन से लिया है, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो एम इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर, ई की जगह एच न्यू आ गया, एच न्यू अपॉन सी, यानी कि आपके पास फोटोन का रेस्ट मास विराम द्रव्यमान शून्य होता है, बट जो फोटोन का आपके पास जो इफेक्टिव मास होता है वो एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर होता है। फोटोन की जो वेलोसिटी होती है, जो स्पीड होती है, वो लाइट की स्पीड के इक्वल होती है। स्पीड ऑफ फोटोन, स्पीड ऑफ फोटोन वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, यानी जो प्रकाश का वेग होता है वही फोटोन का वेग होता है। फोटोन का जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम ऑफ फोटोन, संवेग, फोटोन का संवेग P इज इक्वल टू एम इंटू सी, एम सी, एम की जगह हमारे पास यहाँ पर ये आ गया, तो P इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी, एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो P इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी, और अगर सी की जगह न्यू लैम्डा रख दें तो हमारे पास वैसे तो ये आ गया, ये P इक्वल टू एम सी, और सी की जगह न्यू लैम्डा रख दें तो इम्प्लाइज दैट P इक्वल टू एच न्यू अपॉन न्यू लैम्डा, न्यू से न्यू कैंसिल हो गया, तो P इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। ये लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ है। यहाँ से आप ये कह सकते हैं बेटा कि जो मोमेंटम होता है वो h अपॉन लैम्डा के इक्वल होता है, यानी कि ये वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। यहाँ से ही आप इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये P इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, और यहाँ से आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं h अपॉन पी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। तो ये आपको यहाँ पर माइंड में रहे टोटल बात फोटोन से रिलेटेड, मैंने आपको क्लियर कर दिया सारा। वापस रिपीट कर देता हूँ एक बार बहुत शॉर्ट में। फोटोन जो है वो मिनिमम डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, और जब भी मैटर और रेडिएशन के बीच में इंटर रिएक्ट होती है, अन्योन्य क्रिया होती है, तो जो एनर्जी का जो एक्सचेंज है वो फोटोन की फॉर्म में ही होता है। और आइंस्टाइन ने इस थ्योरी का, प्लांक की क्वांटम थ्योरी का यूज करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्क्राइब किया था। और ये जो फोटोन है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी विद्युत उदासीन होते हैं। ये जो फोटोन है ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन, इनका विभाजन संभव नहीं है। अगर फोटोन को आप किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से पास करें तो उसके मोशन पर या उसके पाथ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और इसका जो फोटोन का जो एनर्जी है वो E इक्वल टू एच न्यू होती है। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, और फोटोन का इफेक्टिव मास एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर होता है। फोटोन की स्पीड लाइट की स्पीड के इक्वल होती है। फोटोन का मोमेंटम P इक्वल टू एम सी, मास इंटू इफेक्टिव मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो P इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी, सी की जगह न्यू लैम्डा रख देंगे तो न्यू से न्यू कैंसिल हो जाएगा, तो P इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। ये बातें टोटल हमारे पास होगी। हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर करते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि क्वेश्चन था कि एक मेटालिक सरफेस पर जब हम ग्रीन कलर की लाइट अगर इंसिडेंट करते हैं, हरे रंग की लाइट अगर उस पर इंसिडेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। तो फिर उसने 4 ऑप्शन हमें दिए हैं कि इन फॉलोइंग ग्रुप में से किस कलर की लाइट से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन पॉसिबल है या इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव है। वो 4 कलर कौन से हैं? एक तो है येलो, ब्लू और रेड। येलो, ब्लू, रेड।
सेकंड है, सेकंड दिया है बेटा वायलेट, ब्लू एंड येलो। थर्ड ऑप्शन दिया है यहाँ वायलेट, रेड और येलो। और डी दिया है वायलेट, ब्लू और इंडिगो। ग्रीन कलर से इलेक्ट्रॉन पॉसिबल था, ग्रीन लाइट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। ये एक क्वेश्चन है। अब इनमें से हमें बताना कि कौन से कलर से पॉसिबल होगा। तो EM स्पेक्ट्रम देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसमें हमारे पास यहाँ पर ये गामा, एक्स-रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव ये आता है। विजिबल में आपके पास 7 कलर आते हैं विबग्योर। अब इसमें ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा है और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यू है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा किसकी है? वायलेट कलर की। और वेवलेंथ ज़्यादा किसकी है? रेड कलर की। आपको पता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट से इलेक्ट्रॉन एमिशन होना स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब ग्रीन लाइट से अगर इलेक्ट्रॉन एमिशन होना स्टार्ट हो गया तो फिर ब्लू, इंडिगो और वायलेट इनसे होगा ही होगा, क्योंकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है ब्लू की, इंडिगो की और वायलेट की वो ग्रीन से ज़्यादा है। पर इनमें से कोई भी कलर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी येलो की, ऑरेंज की और रेड की वो ग्रीन से कम है। तो इसका मतलब ये जो ग्रुप है वायलेट, ब्लू और इंडिगो, ये लाइट वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए पॉसिबल है। आई थिंक अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको कि ग्रीन लाइट से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी, हायर फ्रीक्वेंसी जो होगी ग्रीन से, वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगी। ऐसे ही एक क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर किसी फोटोन की वेवलेंथ मान लीजिए 3 एंगस्ट्रम है तो उसकी एनर्जी क्या होगी। एक क्वेश्चन है, इफ द वेवलेंथ ऑफ फोटोन is 3 angstrom, then what is its energy? 3 एंगस्ट्रम इसकी वेवलेंथ है तो इसकी एनर्जी क्या होगी। तो सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है, E इज इक्वल टू एच न्यू और एच सी अपॉन लेमडा। आप यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दें, एच 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, 3 इंटू 10 टू पावर 8, लेमडा 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 और ई इज इक्वल टू, ये 3 से 3 कैंसिल, 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 प्लस 8 प्लस 10, तो ई इक्वल टू 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 16 जूल। ये आपके पास एनर्जी आ गई। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इसमें आप 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 का डिवीजन दे दीजिए। क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। जब आप इसे सोल्व करेंगे 16 4 जा 64, 2 बचेगा, 16 1 जा 16, 6
60 16 3 जा 48 और इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सोल्व किए जा सकते हैं। तो ये फोटोन से रिलेटेड टॉपिक आप देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। थैंक्स।